नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। केवीएस प्रैक्टिस सेट डेली हम आपको करा रहे हैं, दोपहर 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव टाइमिंग है। इससे पहले सेट नंबर 39 देखा था, यदि नहीं देखा हो, साइड में एक पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। उस पे क्लिक करके आप पिछला वाला वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 40, इससे पहले के सेट नहीं देखे हो, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ पर भी देख सकते हैं और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी सेट आपके हो रहे हैं, सभी की पीडीएफ भी हम साथ-साथ पर टेलीग्राम पर आपको भेजते हुए जा रहे हैं और जो भी पीडीएफ हमने आपको वहाँ प्रोवाइड की है, उसमें सभी आंसर भी साथ में है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको आंसर के लिए वापस से वीडियो जो है वो प्ले करना पड़े। तो पीडीएफ आप जा करके टेलीग्राम नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के प्रश्नों से। देखिए, सबसे पहले जो इंग्लिश है, उसमें आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके ऑफिशियल कोर्स में भी दे रखा है। तो एक पैसेज है, इसलिए हम इसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आना है, तो आपको पता भी होना चाहिए उसको कैसे करना है। यहाँ पर अगर थोड़ा-सा इसका अर्थ समझते हैं, तो लिखा है एज़ टर्म इन इंग्लिश लिटरेसी हिस्ट्री ऑगस्टिनिज़्म रिफर्स टू द डोमिनेंट कंडीशन। देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर जो बात की गई है, वो अंग्रेजी जो साहित्यिक इतिहास है, उसको लेकर के बताया गया है कि अंग्रेजी साहित्यिक इतिहास जो है, उसमें शब्द के रूप में अगर हम बात करें, तो आपका ऑगस्टानिज़्म 18वीं जो शताब्दी है, उसके पहले छमाही में जो है वो सांस्कृतिक उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रचलित था, प्रमुख स्थिति वहाँ पर कैसी थी, उसको जो है ये संदर्भित करता है। और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे पहला, तो इसी लाइन से ही है, द टर्म ऑगस्टैनिज़्म इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब। ये कल्चर प्रोडक्शन जो है, इसको भी परिभाषित करता है और पॉलिटिकल सिचुएशन इसको भी। तो दोनों को दोनों यहाँ पर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पहले वाले में कि आपका ये कल्चर प्रोडक्शन जो है उसको पर करता है, और साथ ही साथ जो पहला वाला आप पॉइंट देख रहे थे, यानी दूसरा वाला पॉलिटिकल सिचुएशन, वो भी आ जाएगा। तो बोथ ऑफ दीज़ यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है ऑगस्टस वाज़ एम्परर ऑफ, तो कहाँ का था? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या रोम? अगर थोड़ा-सा ऊपर आप देखेंगे, तो यहाँ पर रोम का ज़िक्र काफ़ी जगह किया भी गया है, तो रोम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आसानी से आंसर में समझ में आ जाएगा कि रोम जो है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो ऑगस्टस सीज़र रोम है, उसका सम्राट एम्परर था, कहाँ का था? वो ये पूछा गया था। तीसरा प्रश्न इस पैराग्राफ पर पैसेज पर बेस्ड है, ऑगस्टस लिव्ड फॉर हाउ मैनी इयर्स? तो अगर आप देखेंगे ऊपर पैसेज में, तो यहाँ पर आपका कितने समय की बात की गई? तो 17th सेंचुरी की यहाँ पर बात की गई है और आपका ऑप्शन 17th सेंचुरी से रिलेटेड था भी, लिव्ड फॉर हाउ मैनी इयर्स? तो ये आपका मृत्यु 17वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ऑप्शन में यहाँ पर देखिएंगे, तो अवधि भी यहाँ पर देखिए 63 बीसी से 14 एडी करके दी गई है। और ये जो 17वीं शताब्दी की यहाँ पर बात की गई है ना, वो ये बताया गया है कि जो प्राचीन रोम था और अंग्रेजी समाज था, उसमें ऑगस्टस जो उसका जो काल था, उसके बीच की समानता खोजने की जो प्रक्रिया हुई थी, वो 17वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जो है वो शुरू हुई थी। यहाँ पर अगर आप इस टाइम को कैलकुलेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 77 ईयर्स करके यहाँ पर आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, बेन जॉनसन डाइड इन, तो किच किस सेंचुरी? तो आपको अभी ऊपर 17-18 करके देखने को मिला था। अच्छा, 17वीं शताब्दी वाले 2 ऑप्शन हैं, यहाँ पर फर्स्ट हाफ है, यहाँ सेकंड हाफ है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेकंड हाफ यहाँ पर बी वाला सही होगा। और अगला है, पैक्स इन रोमन माइथोलॉजी इन द गॉडेस ऑफ पॉलिटिक्स, पीस, सोशल ऑर्डर या नन ऑफ दीस? तो रोम की देवी जो है, उसका संबंध पीस यानी शांति से था। तो यहाँ पर पीस आपका शांति जो है से संबंधित जो है वो हो जाएगा। आपका पैसेज तो हो गया हमारा समाप्त। अब बढ़ते हैं हम हमारे इंग्लिश के बाकी प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, यानी छठा नंबर प्रश्न, पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको एपैथी जो वर्ड दे रखा है, इसका विलोम शब्द बताना है। एपैथी जो होता है, इसका मतलब होता है अनुरागहीनता, या आप इसको कह सकते हैं उदासीनता भी कह सकते हैं। उदासीनता, इसे अगर हम कहेंगे, तो इसका विलोम हम क्या कहेंगे? इसका विलोम हो जाएगा एंथुसियाज़्म। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एंथुसियाज़्म का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ को लेकर के आप उत्सुक हो बहुत ज़्यादा। उदासीन वो होता है इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। हर चीज़ में वो एक तरीके का जो बिहेवियर दर्शाता है वो। तो एंथुसियाज़्म होगा जो कि किसी चीज़ को लेकर के उत्सुकता को दर्शाता है, उमंग को, जोश को। फ्रेंडशिप आप जानते हैं, दोस्ती-यारी हो जाता है। इंस्पिरेशन आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को प्रेरणा देना, मोटिवेशन। और
कॉर्पोरेशन जानते हैं, सहयोग के संदर्भ में हम इसका अर्थ निकालते हैं, सहकारिता के संदर्भ में इसका अर्थ निकालते हैं, तो ये सभी हो जाएँगे। आंसर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला कह रहा था एंटोनिम ऑफ इनडिस्क्रेशन, इसका आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई काम आप सावधानी पूर्वक ना करें या असावधानी भी कह सकते हैं या आप इसको घृणता, धृष्टता भी कह सकते हैं। तो धृष्टता जो है आपके कार्य को प्रदर्शित करता है ना कि अगर आप सही तरीके से ना काम करें या आप इसको अविवेक कह सकते हैं, अतिशीघ्रता भी कह सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इसका विलोम, तो विलोम क्या हो जाएगा इसका? इसका विलोम हो जाएगा आपका सर्कमस्पेक्शन करके जो दे रखा है ये, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई काम आप सावधानी पूर्वक जो है वो करें। आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका सही हो जाएगा। सावधानी या समझदारी से कोई काम करें या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि आप चौकसी दिखाते हैं ना किसी काम को लेकर के, एकदम चौकन्ने रहते हैं, वो भी इसके अर्थ में होता है। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एलिगेंट? एलिगेंट का मतलब होता है जब कोई चीज़ आपको मनोहर प्रतीत हो, मनोहर लगे उस संदर्भ में या आप कह सकते हैं कि शिष्टता के संदर्भ में भी होता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? सिनोनिम पूछा गया है। सिनोनिम मतलब समानार्थी पूछा गया है। समानार्थी यहाँ पर क्या होगा? तो ग्रेसफुल आपका हो जाएगा। ग्रेसफुल आपका मनोहर उसी के संदर्भ में हो जाएगा। इसको हम आकर्षक भी कह सकते हैं। जैसे कोई चीज़ देखने में आपका आकर्षित करती है ना, उस संदर्भ में आप कह सकते हैं। रमणीय भी कह सकते हैं। या संजीला करके आप इसे कह सकते हैं, अलग-अलग नाम हैं। अगला द मीनिंग ऑफ लाइज़न करके आपका क्या होता है? तो लाइज़न का मतलब होता है आपका इंटीमेसी और यहाँ पर मीनिंग ही पूछा गया था, इंटीमेसी आपका ऑप्शन दे रखा है। इंटीमेसी मतलब क्या होता है? यानी संपर्क या कह सकते हैं आपस में जो संबंध होता है या आप कह सकते हैं आपका जो मेल-जोल होता है, वो सब आप इसमें रख सकते हैं। संबंध कह लीजिए या फिर आपका संपर्क कह लीजिए या फिर आपका मेल-जोल कह लीजिए, तो ये सब इसमें जो है वो आपका आ जाएगा। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। वन अनदर आपका यहाँ पर क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है? यहाँ पर आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा सही होगा? बिल्कुल, वन अनदर जो है वो आपका यहाँ पर एज़ अ प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। प्रोनाउन हमने पढ़ा भी था टॉपिक वाइज़ वाले में और आपको याद होगा सर्वनाम हिंदी में कहते हैं और ये एक प्रकार का रेसिप्रोकल प्रोनाउन है आपका वन अनदर। यहीं लिख देते हैं एरो बना करके रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और आपको हमने इसीलिए पढ़ाया भी था ताकि आपको जो उसमें टाइप्स हैं उसके अंदर समझ में आए क्या-क्या आता है। इसके अंदर आपको ईच अदर, वन अनदर ये बेसिकली 2 चीज़ें मैंने बताई थी। इन प्रोनाउन की ये विशेषता होती है कि इनका यूज़ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो है या वस्तु जो है उनके लिए या समूह के लिए किया जाता है। और यहाँ लिखा है ना कि ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर या 2 से ज़्यादा लोग हैं, आपको वन अनदर देखने को मिल रहा है, यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन ये हो जाएगा और कौन-सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और ये भी आपको क्लियर चलिए बढ़ते हैं हमारे हिंदी के प्रश्नों की तरफ। वर्णमाला की में कुल वर्णों की संख्या जो है वो कितनी होगी? 52, 42, 50 या फिर 40 कौन-सा सही होगा? और क्वेश्चन हम आज किसी का मतलब कमेंट नहीं लेंगे, एज़ ए प्रीमियर जो है हम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी अगर कोई प्रश्न हो तो वीडियो के मेन कमेंट में आप इसको जो है वो पूछ लीजिएगा। 11वां प्रश्न आपका है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 52 टोटल इसमें कुल वर्ण आते हैं जिसमें आपके स्वर, व्यंजन, अयोग, व इस तरीके से आपका सभी विभक्त होता है। अगला कह रहा है इनमें से संज्ञा शब्द कौन-सा है? गंगा, पुराना, नीला या मोटा? तो जब हमारा यहाँ पर शब्द गंगा आपको देखने को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल पहचान जाएँगे कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर हम नदी की बात करते, तो आपका क्या होता? नदी आपका जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि वो संपूर्ण जाति का बोध कराता है ना, तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन-सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? वरदाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विदुर ऐसे करके दे रखा है। कौन-सा पुल्लिंग शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? भेड़ा जो आप देख रहे हैं, क्योंकि भेड़ एक्चुअल में होता है उसका पुल्लिंग रूप और इसी में ही तो आपका स्त्रीलिंग बना है, तो सी वाला आंसर है। भेड़ शब्द में बड़ा आ प्रत्यय अगर आप लगा दे रहे हैं, तो ये आपका भेड़ा जो है बन रहा है, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला भैंसा भी तो ऐसे बनता है, भैंस का भैंसा बनता है। अगला कह रहा है सदा एकवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द यहाँ पर कौन से हैं?
ठोस लोग, हस्ताक्षर जनता, वर्षा जनता, प्राण और बाल। अब देखिए यहाँ पर आपका प्राण ऐसा शब्द है जो कई बार आपको देखने को मिलता है, कि जो आपका यूज़ होता है एज़ ए एकवचन या एज़ अ बहुवचन, पर यहाँ पर एकवचन पूछा गया है। तो एज़ अ एकवचन अगर आप देखेंगे तो वर्षा या जनता वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर दोनों आपको दे रखे हैं ना और ये तो प्राण तो बहुवचन के संदर्भ में हो जाता है, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्योंकि प्रश्न में आपसे एकवचन पूछा गया था, ना कि बहुवचन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को छाँटिए। मैंने बताया था ना कि मैं उत्तम, तू मध्यम या तुम मध्यम और बाकी सब अन्य। ये एक ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं। यहाँ पर उत्तम ही तो कह रहा है। मैं उत्तम होता है ना, तो मैं और हम यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा है। बिना किसी गलती के आप पहले ऑप्शन के सकते हैं। मैं उत्तम, तू जो है वो मध्यम और बाकी सब जो है आपके अन्य में जो है वो आ जाते हैं। ये हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन-सा शब्द जो है वो आपका विशेषण है? प्रयागराज है, चमकीला है, कुछ है या लिखना है? अब यहाँ पर विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? चमकीला ही लग रहा है आपको क्लियर कि ये विशेषता है। अब चमक शब्द एक्चुअल में विशेषता को प्रकट करता है, पर इसमें अगर आपका ईला प्रत्यय लग जाता है तो वो आपका चमकीला बना देता है, तो है तो ये अभी भी विशेषण ही। आंसर यहाँ पर विशेषण के तौर पर चमकीला जो है सही हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से कौन-सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया का अच्छा उदाहरण पहचानने का मैंने बताया था क्या। अच्छा वैसे तो सेंटेंस में अधिकतर आता है तो आप क्या किसको करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका आना, जाना, लेना, मरना ऐसे करके दे रखा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप इन शब्दों के साथ भी देख सकते हैं चेक करके कि क्या और किसको का आंसर मिल रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर मैं आपका आना वर्ड लिखा है, तो क्या आना? क्या आंसर मिल रहा है? नहीं। किसको आना है तो आंसर मिल रहा है। तो क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? सेम चीज़ यहाँ पर क्या जाना, क्या उत्तर नहीं मिल रहा है। किसको जाना है का आंसर मिल रहा है, किसी व्यक्ति को जाना है। तो ये भी आपका इस तरीके से अकर्मक में आ जाएगा। अगर आप लेना को चेक करें, तो लेना में अगर चेक करेंगे तो क्या लेना, जैसे सामान लेना आंसर मिल रहा है ना। किसको लेना, किसी व्यक्ति को लेना, दोनों का आंसर मिल रहा है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है ना कि लेना जो है इसमें दोनों का आंसर मिल रहा है, तो यहाँ ये सकर्मक क्रिया का क्लियर है? ठीक है। मरना में अगर आप देखिए तो क्या मरना, किसको मरना? नहीं, क्या मरना का आंसर नहीं होता ना, किसको मरना तो कोई व्यक्ति मरना हो सकता है, तो क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका कर्मक है। यहाँ पर दोनों आंसर मिल रहे हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे वो किसको हो, दोनों का आंसर तो आपका सकर्मक हो जाएगा। इसी प्रकार वाक्यों को भी आप छाँट सकते हैं। अगला कह रहा है तत्सम शब्द इनमें से क्या होगा? गोपाल होगा, घर होगा, कपूत होगा या सूत होगा? संस्कृत। तत्सम लिखा है ना, मतलब संस्कृत की बात की गई है। संस्कृत का यहाँ पर कौन-सा है? आपको क्लियर दिख रहा है कि इन चारों में से अगर आप देखिए, सूत देखने में लग रहा है, पर ये आपका तद्भव होता है। आपका सूत का जो तत्सम रूप होता है ना, वो एक्चुअल में सूत्र होता है। ये इसका तत्सम होता है। फिर कपूत होता है ना, कुपुत्र इसका जो है वो हो जाता है तत्सम रूप। तो ये भी आपका कट जाएगा। घर का आप जानते हैं क्या होता है? तो आपका गृह कहते हैं ना, तो ये आपका जो है वो। और इसी प्रकार बचा क्या? गोपाल बचा। गोपाल आपका होगा जो कि तत्सम शब्द है। इसका जो एक्चुअल में आपका तत्सम रूप होता है ना, वो ग्वाल होता है। तो यही आपका यहाँ पर तद्भव है और ग्वाल जो है इसका तत्सम रूप है। आंसर यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। 19 प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन-सा तद्भव रूप है? तद्भव रूप आपसे यानी हिंदी का पूछा। यौवन, निर्झर, जीव या स्थान? तो ये तो आसान सा है। जल्दी से बताइए कौन-सा जो सही होगा? बिल्कुल जीव सही हो जाएगा क्योंकि जीवः जो है, जीवः जो होता है ना वो इसका होता है तत्सम रूप आप जानते हैं। यही वाला आपका इसका तत्सम रूप होता है, तद्भव पूछा गया था, जीव आपका है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल, फूल, कल्प वृक्ष या केवट? अरविंद शब्द जो है इसका जो पर्यायवाची होता है वो आपका किसका होता है? कमल का होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर। क्या और बहुत से पर्यायवाची होते हैं ना जैसे जलज पर्यायवाची होता है, पंकज पर्यायवाची होता है, नीरज पर्यायवाची होता है, के अलावा अम्बुज स देखिए अम्बुज वर्ड अलग होता है और अम्बुदि करके अलग होता है, तो वो अंतर जो होता है ना उसको आप समझ के हमेशा रखा करिए ताकि गलत ना हो। सरोज होता है, तो ये सब इसके पर्यायवाची में आ चलिए बढ़ते हैं अगला पोर्शन हमारा सामान्य जागरूकता और जीके जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सभी पोर्शन इसमें आएँगे। साथ ही साथ वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। जितने लोग एटलीस्ट वीडियो देख रहे हैं, उतने सभी लोग लाइक करते रहिएगा और जो जुड़ते जा रहे हैं, वो भी वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा। 21 प्रश्न की बात करते हैं।
जो कि सबसे पहले आपका किससे संबंधित है? जीके-जीएस। कि भारत का पहला जो वानिकी यानी कि वन विश्वविद्यालय वो कौन से राज्य में स्थित किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा? ये तो करंट अफ़ेयर का है, जीके-जीएस का नहीं करंट अफ़ेयर का है, कि 5 नंबर की करंट अफ़ेयर भी इसी में इंक्लूड रहेगी। ये क्लियरली इन्होंने नहीं किया आपके कोर्स में कि 5 में करंट अफ़ेयर आपकी ज़्यादा होगी या जीके-जीएस। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, आपका आंसर यहाँ पर तेलंगाना जो है वो सही रहेगा, बी वाला ऑप्शन। तो पहला वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम था 2022 वाला, इसे जो है वो तेलंगाना इसके तहत सरकार ने जो हैदराबाद है, उसमें आपका स्थापित जो है वो करने को लेकर के निर्णय लिया है और विश्व के 2 देश रूस और चाइना उसमें वन विश्वविद्यालय आपका ऑलरेडी मौजूद है। कहाँ-कहाँ आपका? एक आपका रूस है और एक आपका जो है वो चाइना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाहर अगर विश्व स्तर पर बात करें, पहले से ही आपको देखने को क्या देखने को मिलता है? वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत के अगर रैंकिंग की बात करें तो कौन-सी है? अब जानते हैं भारत की रैंकिंग इसमें जो है वो 40वीं रैंकिंग जो है वो है और 2021 में कितनी रैंकिंग रही थी? तो 46 2021 में रैंकिंग रही थी। हालाँकि पिछली पूछता नहीं है, कंपैरिज़न किसी ने अगर पिछली याद की होगी तो उससे आप याद रख सकते हैं। पहले क्या रही थी और अब क्या हो गई है। पहला स्थान किसका रहा? तो स्विट्ज़रलैंड का जो है वो पहला स्थान इसमें रहा था, इसमें इस वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 वाली रैंकिंग। इसके अलावा अंतिम या लास्ट आप कहेंगे कि लास्ट नंबर पे कौन आया था? आपका गिनी, ये जो है वो आपका लास्ट नंबर पे आया था। गिनी किसका नाम है? गिनी आपको याद होगा जो कॉमेडी कपिल आता है ना, उनकी वाइफ़ का नाम है। थोड़ा-सा जोड़-जाड़ के भी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं अगर आपको याद रखने में कठिनाई होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23। 23 प्रश्न कह रहा है हाल ही में कौन-सी वैश्विक कंपनी द्वारा भारत में स्ट्रीट व्यू फीचर को लॉन्च किया गया है? स्ट्रीट व्यू मतलब समझते हैं ना, अगर आप किसी सड़क रास्ते का देखना चाहते हैं कि एग्ज़ैक्ट उस समय क्या वहाँ पर आपकी स्थिति है, पोज़ीशन है। जैसे लाइव मैप में आप देखते हैं ना कि कहाँ पर आप खड़े हैं, वैसे स्ट्रीट व्यू में आप देख सकते हैं, वहाँ पर उसको एक बार वैसे तो रिकॉर्डेड वर्ज़न डाल दिया जाता है, पर बाहर विदेशों में आपका हो गया है कि वो टाइम-टाइम पर अपडेट होता रहता है। तो ये सब जो काम करता है, वो गूगल करता है, तो गूगल जो वैश्विक कंपनी है, इसके द्वारा भारत में स्ट्रीट व्यू फीचर को लॉन्च किया गया है। भारत के टोटल 10 शहर जो हैं, उसमें इस शहर जो ये सुविधा है उसको सबसे पहले लॉन्च किया गया है और आपका पहला ऑप्शन गूगल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है अगस्त 2022 में गरिमा हजारिका इनका निधन हो गया है और वो किस जो कला है उससे जो है वो संबंधित थी। गरिमा हजारिका जो है ये आपकी नृत्यांगना थी और असम से जो है ये बिलॉन्ग करती थी और असम की थी और नृत्यांगना थी तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और महिलाओं के बीच काफ़ी जो है प्रसिद्धि थी इनकी। किस या आप कहेंगे कौन से नृत्य से संबंधित ज़्यादा इनकी विद्या थी जिसमें फ़ेमस थी और वो आपको याद होना चाहिए उसका नाम है सत्रिया नृत्य। ये क्योंकि आपको याद होगा एक कोई क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड हमने किसी पेपर का शायद कराया था, वहाँ पर एक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो शास्त्रीय नृत्य है आपका सत्रिया नृत्य, इसी की जो है लोकप्रियता में ये फ़ेमस थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने 2022 का ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस के पुरुषों का खिताब जो है वो जीता? तो ये तो अभी आपने देखा 2023 में भी आ गया है। हालाँकि बहुत अभी लेटेस्ट में आया है तो हो सकता है क्वेश्चन बने तो 2022 वालों से ही बने। आंसर की यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कौन से च जोड़ी वाला पूछा है, अभी जो आया था वो तो आपका एकल वाला आया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी वाला सही होगा थानासी कोकनाकिस और निकोल्स हिथमी किर्गिओस ये आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं। इन्होंने मैथ्यू एबडेन और मैक्स पर्सेल को जो है वो हराया था। आंसर यहाँ पर बी वाला अगर इस 2023 के लेटेस्ट अपडेट की भी बात करते हैं, वैसे इतना लेटेस्ट का हो सकता है क्वेश्चन ना आए। तो 2023 में आपका जो जनवरी की लास्ट तारीख थी, वही लगभग 30 जनवरी की तारीख, जहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, यही वाला जो आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक करके लिखे ना ऑस्ट्रेलिया ओपन ऐसे करके। तो इसका जो रिज़ल्ट आया, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ पुरुष एकल में जो है वो कौन जीता इस बार, तो पुरुष एकल में आपके जो जीते थे वो थे जोकोविच। और जोकोविच जो है ये आपका जो 2 तरीके से कैटेगरी होती है, एक तो सिंगल-सिंगल वाली होती है और एक आपकी इस तरीके से पुरुषों में युगल होता है और महिलाओं में भी युगल होता है। तो आपको युगल वाला ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपसे पुरुष एकल में पूछा जाता है। महिला एकल की अगर बात करें इसमें कौन था जीता था इस बार तो ए सबलंका करके उनका नाम है, ए सबलंका। सबलंका की तरीके से उन्होंने जला दिया सबको, ऐसे थोड़ा-सा जोड़ लीजिएगा।
जोकोविच कहाँ के हैं? तो आप जानते हैं सर्बिया के हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं और सर्बिया के हैं और ये जो सबलेंका ये कहाँ की थीं? ये बेलारूस की थीं, ये बेलारूस की थीं और ये आपको दोनों याद रखने हैं। बाकी इसमें आपका पुरुष युगल भी थी, महिला युगल भी था, मिश्रित युगल भी था, बहुत सी और भी कैटेगरी रहती हैं पर वो उससे ज़्यादा सिंगल-सिंगल वाली ज़्यादा पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से जीके जीएस वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका लिटमस पेपर जो है उसको साबुन के पानी में डालने पर ये इनमें से कौन से रंग में बदल जाता है। लिटमस पेपर जो है वो पहचानता है अम्ल या क्षारीयता को, ये इसका मेन काम होता है। नारंगी, पीला, लाल या नीला। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर साबुन के पानी को लेकर के बात करेंगे, उसमें डालने पर लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाएगा। आप कहेंगे नीले रंग, क्यों बदल जाएगा? क्योंकि जो नीला लिटमस पेपर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप गुजारेंगे, तो वो लाल रंग में बदल जाता है और लिटमस जो आपका पेपर होता है, ऐसे छोटी-सी स्ट्रिप टाइप की होती है, पेपर टाइप की। ये अगर आपका कोई अम्ल है, उसमें अगर आप डाल लें, तो वो लाल रंग को दर्शाता है, अगर क्षार है, तो आपका वो नीले रंग को दर्शाता है। ये भी आपका अम्ल या क्षार को पहचानने में जो है वो यूज़ आता है और ये जो आपका लिटमस पेपर होता है ना, वो लाइकेन से जो है वो बनता है। बस आपका नीला रंग हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी अम्ल जो होते हैं, वो लाल रंग को पहचानने के लिए होता है। यानी लिटमस पेपर का जो कलर होता है, ये अगर किसी विलयन में डालें आप और रेड कलर हो जाए, तो ये समझ जाइए कि वो विलयन आपका जो है वो अम्लीय है और अगर वो नीला कलर का हो जाए, तो वो आपका क्षारीय है। अगला कह रहा है रेगिस्तान जो पौधे होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण जो है होता है, शाखा, जड़, पत्ते या तना। आंसर की बात करते हैं तो रेगिस्तान पौधों के तनों में अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषण आपका होता है और पौधे का वो भाग जो आप कहेंगे भूमि के जो अच्छा किसमें होता है? तो आप कहेंगे तने में होता है और आप ये कहिए कि भूमि का वो भाग जो भूमि के ऊपर या भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होकर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके विपरीत आपका प्रकाश की ओर बढ़ता है, वो कहलाता है आपका तना। और तना आपका ऋणात्मक और आप कहेंगे गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ये तीनों टाइप में आपको देखने को मिलता है। तो डी वाला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत का संविधान जो है उसके अनुसार इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। इस संयुक्त बैठक वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई एग्ज़ामों में बार-बार रिपीट होता है। 124, 118 लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष आंसर की बात करते हैं। तो आपका 118 अनुच्छेद है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक में प्रधानमंत्री, एक लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है ना, वो आपका कौन करेगा? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, तो डी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा 118 आर्टिकल लोकसभा अध्यक्ष जो की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है ना, वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है और संसद का जो प्रत्येक सदन होता है, उसका अपना पीठासीन अधिकारी भी जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? 78, 97, 66 या 89? आपको पता है कि आपका वही लगभग 63 से शुरू हो जाते हैं उपराष्ट्रपति के जो भी आर्टिकल हैं। जहाँ पर से स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे नियर बाय 66 ही अकेला एक ऑप्शन है। तो यही आपका सही हो जाएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के से मिल कर के आप कहेंगे निर्वाचक गण जो होते हैं वो आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है उसके आधार पर एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति होती है उसके द्वारा जो है वो होता है। ये जो मत ग्रुप हो यानी कि मतदान होता है गुप्त रूप से होता है और आपका उपराष्ट्रपति कौन से सदन का होता है? पदेन सभापति, तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है ये होता है। और वर्तमान में अगर हमें आपसे कहूँ कि उपराष्ट्रपति के कौन है? इस समय वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़, ये हैं आपके वर्तमान में उपराष्ट्रपति। इसको भी आपको तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डैश को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा को, राष्ट्रपति लोकसभा को, उपराष्ट्रपति लोकसभा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा। आंसर की बात करते हैं तो राष्ट्रपति संसद का जो सत्र होता है, तो बुलाना, उसका सत्रावसान करना है, सारा उसके पास अधिकार होता है और लोकसभा को वो भंग करता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी वाला। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है, सत्र का जो काम करने वाला होता है वो भी करता है, पर लोकसभा को वो भंग करता है और संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक होता है, उस पर हस्ताक्षर या वीटो का जो पावर होता है ना, वो कर सकता है।
तो ये भी आप कह सकते हैं लोकसभा के अंडर में सारी चीज़ें। चलिए रीज़निंग के अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके रीज़निंग के आते हैं। 27 की घात 43 दे रखा है, 24 की 25, 23 की 34। अच्छा इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने जो रीज़निंग वाला पोर्शन है, वो मैथ वाले पोर्शन से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, इकाई के अंक वाला जो आपका तरीका होता है ना, वही आपको यहाँ पर लगाना है। कि सबसे पहले आप जानते हैं यहाँ 27 की घात 43 लिखा हुआ है। आपको जो भी पावर में चीज़ें दी होती हैं उसको 4 से आप डिवाइड करते हैं। जितना शेषफल बचता है ना उतना ही केवल आप लेते हैं। यानी 40 आप यहाँ पर हटा देंगे बाकी 3 बचेगा। यानी यहाँ पर जैसे आप देखिए तो 27 जो है उसकी जो पावर है अगर 43 को 4 से डिवाइड करिए तो केवल 3 शेषफल बचेगा। प्लस करिए इसी प्रकार 24 की जो घातांक में आपको 25 दे रखा है 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20 होता है, 4 6 जा 24 होता है। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा? केवल 1 शेषफल बचेगा। इसी प्रकार माइनस लगाइए, 23 में अगर आप देखिए 23 की घातांक में आपको कितनी वैल्यू दे रखी है? 34 दे रखी है। 34 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो आप कहेंगे 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 8 जा 32 होगा, 2 शेषफल बचेगा, 2 हमने यहाँ लगा दिया। ये आपने सबसे पहले काम कर लेना है कि जो भी दे रखा है घातांक उसको 4 से डिवाइड करके जो शेषफल बचे उसको लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पर 27 की घात 3 तो 27 को 3 बार गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इकाई के अंक से यहाँ पर मतलब होता है। यानी यहाँ पर जो 7 दे रखा है केवल आप उसको लिख लीजिए। 7 की घात 3 प्लस 4 की घात 1 माइनस 3 की घात आपका 2। अब 7 की घात 3 जो होता है वो क्या होता है 7 7 जा 49 होता है और गुणे आपका 7 होता है। यही तो होता है। 7 को अगर दोबारा से 49 को 7 से मत गुणा करिए। आपको केवल लास्ट इकाई से यहाँ पर लेना-देना है। यानी 9 7 जा कितना होता है 63 होता है। यानी इस 3 का यहाँ पर मान आएगा। यानी 7 की घात 3 में आपको बेसिकली इकाई का अंक देखना है। तो क्या आएगा यहाँ पर 3 जो है वो आ जाएगा। प्लस लगा दीजिए 4 की घात 1 है तो 4 ही रहेगा, माइनस 3 की घात 2 है तो 9 आ जाएगा। तो 4 3 7 होता है, 7 में से 9 4 5 6 7 होता है, 7 में से 9 घटाएँगे तो 8 9 7 8 9 आपका यानी 3 शेषफल 3 नहीं 2 शेषफल आपका माइनस का बचेगा। क्या आएगा? माइनस का 2 क्योंकि 4 5 6 4 3 7 हो जाएगा और 7 यहाँ माइनस का होगा। माइनस का 7 होगा, माइनस का नहीं प्लस का 7 होगा और माइनस का 9 होगा। माइनस की वैल्यू बड़ी है, क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। अब माइनस 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? 10 में से इस माइनस 2 को जो है वो घटाएँगे तो आपका प्लस का 8 आ जाएगा और प्लस का जो 8 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा सी वाला आपका ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है संख्या 586 x 32 में x को इनमें से किसके अंक के साथ बदलने पर पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको पता है 11 से विभाजिता का जो नियम होता है उसमें ये होता है जो इकाई जो सम संख्या का टोटल होता है और जो विषम संख्या का टोटल होता है उसको अगर आप घटाएं या तो 0 आ जाए या तो 11 से डिविजिबल हो, 11 से संख्या भी कटेगी। जैसे अगर आप यहाँ देखिए 5 8 6 x 2। अब यहाँ पर आप देखिए 3 नंबर दूसरे पे आया है, 6 नंबर आया है, यहाँ पर 5 आया है। दूसरा, चौथा, छठा यानी आप एक बार सम संख्या ले लीजिए, एक बार विषम ले लीजिए। यहाँ 2 आया है, यहाँ x आया है, यहाँ 8 आया है। आपको क्या करना है, जो पहले 5 करके है उनको एक साथ ले लीजिए। 5 प्लस 6 प्लस 3 ठीक? और इसको जो है घटा दीजिए बाकी जो आपकी संख्या है उनसे। 8 आपका आया है, यहाँ प्लस x हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसीलिए मैंने इधर नीचे से एरो बना दिया, ऊपर से टिक लगा दिया। यहाँ पर आपका प्लस 2 हो जाएगा और इसका मान जो है वो आपका 0 के बराबर आप रख लीजिए। अब आप जोड़ेंगे 6 5 11 12 13 14 14 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस लगाइए। 8 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस x हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 10 प्लस x हो जाएगा। 14 यहाँ पर आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 10 और यहाँ पर आपका माइनस का ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 माइनस 10 माइनस का x क्योंकि जब ब्रैकेट लगा है बाहर तो अंदर के साइन बदल जाते हैं बराबर में 0। x को उधर ले जाइए 14 माइनस 10 हो जाएगा तो 4 बराबर x आपका आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आपको पता चल गई। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था? यहाँ पर यही तो कह ही रहा था कि 11 द्वारा विभाज्य x का मान बताओ तो x ही का मान आपका यहाँ पर 4 आ गया। आंसर यही आपका हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं था इसमें। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है एक सांकेतिक भाषा में प्रेमोर जो है उसको ये लिखा जाता है, उसी भाषा में फादर को किस प्रकार से लिखा जाएगा?
तो आंसर देखिए यहाँ पर TREMOR लिखा है, PQRST यानी एक माइनस हो रहा है। QR यहाँ भी एक माइनस हो रहा है, यानी कि आगे भी सब जगह एक माइनस हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, फादर जो आप है एक बार उसको लिख लीजिए। अच्छा यही पेपर आपका ऑनलाइन होगा तो आपको क्या करना है फटाफट से अपना जो पेन पेपर आपको मिलता है ना, उसपे ऐसे लिख लीजिए। अब फादर से एक एक या तो आप इसको ऐसे ही वर्बली सॉल्व कर सकते हैं, तो भी अच्छी बात है, तो समय बचेगा। नहीं अगर कर रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिए। 1 घटाएँगे, F से 1 घटाएँगे तो जस्ट पहले क्या आता है? E आता है। ए से 1 घटाएँगे आप तो जस्ट ए से पहले जेड आता है। टी से 1 पहले घटाएँगे अच्छा यहाँ पर जोड़ना होगा, कि आर से तो क्यू जुड़ रहा था, PQR है। रुकिए 1 सेकंड, यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में ई तो दे रखा है, उसके बाद यहाँ बी अकेला दे रखा है। यहाँ पर तो हमारा जेड आ रहा था। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर जेड नहीं आ सकता। और वैसे तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ तो आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपका ई आपका मैच कर गया, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर फिर रूल क्या काम कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग हम ई लगाए हैं। तो अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, तो जो आपका PQRST यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर तो एक माइनस हुआ है। आगे भी देखिए PQR यहाँ भी एक माइनस हुआ है, पर अगले में देखिए प्लस हुआ है। यहाँ ई है, यहाँ एफ है। तो यहाँ से ई से एफ में प्लस हुआ है, ई क्या है? ई आपका है वोवेल्स। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फादर में जो-जो वोवेल्स हैं, उनमें आपको प्लस करना है। ये आपका वोवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, ओ ये भी आपका वोवेल्स है। तो ये दोनों वोवेल्स हैं यानी यहाँ पर +1 करेंगे, ये आपको अब कांसेप्ट समझ में आया। यानी यहाँ बी आ जाएगा, टी में तो घटाएँगे आपका। अच्छा, टी से 1 पीछे जाएँगे -1 करके तो आपका एस आ जाएगा। इसी प्रकार एच से अगर आप देखिए तो एच, आई यहाँ भी आपका एक माइनस करेंगे तो GH हो जाएगा। यहाँ पर +1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका F हो जाएगा और यहाँ पर आपका V-1 होगा, यानी Q हो जाएगा। यानी आपका EBS, GS यही वाला आंसर सही होगा। ये चीज़ मैंने पहले कहा कि आंसर यही होगा, पर आपको पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न था कि अगर जो भी वोवेल्स हैं, उनमें एक की बढ़ोतरी हो रही है और जो कॉन्सोनेंट है, उसमें एक की कमी हो रही है। अच्छा कांसेप्ट था क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आता तो फिर इतनी जल्दी आपका दिमाग वहाँ नहीं चलता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर दिए गए आरेख में त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। देखिए त्रिभुजों की संख्या को लेकर के हमने पहले भी आपको बताया है कि एक एक वाले जितने हैं उनको एक साथ गिन लीजिए, फिर दो दो के साथ जो मैच कर रहे हैं उनको गिन लीजिए। ऐसे करके हमने तरीका आपको बताया है। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक आपका ये त्रिभुज आपका बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है, पांचवा ये बन रहा है। तो सिंगल सिंगल वाले तो आपको सीधे सीधे 5 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर डबल डबल वाला है तो एक ये दोनों को मिलाकर यानी 1 2 को अगर मिला दें तो एक त्रिभुज बन जाएगा। 4 3 को मिला दें ये त्रिभुज बन जाएगा। 2 और 3 को मिला दें तो एक ऐसे ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। 1 और 4 को मिला दें तो ऐसे ऐसे बन जाएगा। ये तो आपके 4 और हो गए। 4 पहले से ही थे तो कितने हो गए? ये आपके हो गए आपके 8। अब एक त्रिभुज वो भी होगा जो पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। देखिए ऐसे करके, जिसमें आप देखिए तो 4,3,5 इसको मिला करके आपका एक त्रिभुज बनेगा। एक तो त्रिभुज ये हो गया। एक जैसे त्रिभुज इस तरीके से बन रहा है, सेम ऐसे ही त्रिभुज आपका सिंगल त्रिभुज जो है वो यहाँ 5वां ऑलरेडी बन चुका था। देखिए 4 ये थे आपके, 4 ये हो गए, 8 ये हो गए, 9वां ये हो गया और 5 नंबर जो हमने लिखा था 10वां ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। आपको सी वाले ऑप्शन में 10 दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। 35 प्रश्न आपका है कि अगर प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का गुणा है, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उसमें सीधे-सीधे बदल लीजिए। जैसे 15 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड का अर्थ क्या लिखा हुआ है? विभाजन लिखा है, तो हमने यहाँ पर विभाजन कर दिया। माइनस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस की जगह क्या लिखा है? माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ माइनस की जगह हमने गुणा कर दिया, 2 लिख दिया। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है? प्लस का अर्थ है घटाव, यहाँ पर 2 + 6 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, 6 हो जाएगा। डिवाइडेड का क्या कह रहा है? अर्थ है जोड़ है, तो डिवाइडेड का अर्थ यहाँ पर हमने जोड़ कर दिया और 3 कर दिया। बस इसको ऐसे लिख लिया हमने। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जो है माइनस का अर्थ है गुणा, तो ठीक तो है हमारा। अब यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15 होता है ना, तो यहाँ पर आपका आएगा 5, गुणे में आपका लगाएंगे 2, माइनस लगाएंगे 6 और +3 जो है आपका वो भी इसमें आ जाएगा +3 करके। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया और 3 जोड़ा, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो आपका लिख देते हैं
यहाँ से अगले स्टेप में तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 प्लस 3। एडिशन पहले होता है तो ये पहले होगा, सब्सट्रैक्शन बाद में होगा। तो 6 7 8। अच्छा यहाँ पर माइनस का 6 है, यहाँ पर प्लस का 3 है। तो जो अच्छा ऐसा करने से अच्छा है आप माइनस के साथ क्यों जाए, प्लस को जो पहले जोड़ लिए, 10 3 तो दे ही रखा है, 10 3 13 हो जाएगा, 13 में से 6 घटा दीजिए, 13 में से 6 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल, तो बस आपको सीरियल से चलते हुए चलना है। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ, जहां पर हम 5 प्रश्न कंप्यूटर के देखेंगे। बाइनरी शब्द का क्या अर्थ जो है वो होता है, 3 10 1 या इनमें से कोई नहीं। तो बाइनरी नंबर जो होगा वो आपका, वैसे तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जीरो आप और एक इसको कहते हैं, पर एक ऑप्शन में दे रखा है तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो वैसे सी वाला सही है, पर इसके साथ जीरो भी आता है। तो वैसे भी प्रश्न में क्या कह रहा है, अर्थ क्या है, तो हम एक के साथ नहीं जाते हैं, हम जाते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अर्थ नहीं होता ये। हमारा आंसर जो है सबसे बेस्ट होना चाहिए इनमें से कोई नहीं वाला। आपको ये पता होना चाहिए जीरो और एक जो है दो बाइनरी अंक दो वस्तुओं से मिलकर बना हुआ था है। तो बस आपका आंसर यहाँ पर डी वाला जाइए। अगला कह रहा है कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस, हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है उसमें आपका यूजर के बिना अनुमति के अगर फोटोकॉपी जिसको कहते हैं ना, प्रतिलिपि, अगर कोई वायरस मल्टीप्लाइड होता है तो वो इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम को। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंप्यूटर प्रोग्राम ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है, टीसीपी आईपी पीओपी या एसएमटीपी या सी प्लस प्लस, कौन सा आपका सही होगा। तो मानक प्रोटोकॉल जो है वो टीसीपी या आईपी होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यही आपका फुल फॉर्म हो जाएगी, यही आपका सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और कौन सी। तो कौन सी होती है, पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड या फॉन्ट। तो आप कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो प्रकार की फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीबीएमएस का मेन कार्य जो है वो क्या होता है। फुल फॉर्म इसकी होती है डाटा, बी से आपका होता है बेस, एम से होता है मैनेजमेंट, एस से होता है आपका सिस्टम। इसका मेन काम होता है जो कार्य अनुपयुक्त जो डाटा होता है उसको हटाना या समाप्त करना। उससे रिलेटेड ऑप्शन डी में दे रखा है, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो कंप्यूटर के भी प्रश्न समाप्त हुए। लास्ट हम 20 प्रश्न देखते हैं पेडागोजी पोर्शन के, जिसमें शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण आपका जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखते हैं। 41 प्रश्न आपसे कह रहा है 1998 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की रिपोर्ट में जो है ये पाया गया कि शिक्षक परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण कारक होते हैं। बिल्कुल, शिक्षक परिवर्तन लाते हैं तो वे न केवल ज्ञान का प्रसार करते हैं बल्कि क्या करते हैं, ज्ञान का हस्तांतरण भी करते हैं, नए ज्ञान की पहचान करते हैं, नए ज्ञान को उत्पन्न करते हैं या नया ज्ञान सिखाते हैं, सीखते हैं। अच्छा लिखा है। तो आप ये कहेंगे एनसीटी की रिपोर्ट में शिक्षक परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं, तो ये न केवल ज्ञान का प्रसार करते हैं बल्कि नया ज्ञान भी उत्पन्न करते हैं। सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट यहाँ पर होगा। अगला कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के अनुसार किसकी चिंता को दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने की आवश्यकता है। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर इन कॉलेजों में नामांकन है, इन पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए समानता संबंधी समस्या है, ये सामाजिक स्वीकार्यता है या छात्रों की नॉलेज छोड़ने की दर। तो अगर ऑप्शन की बात करें बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि इनकी जो चिंता है किसकी, पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए समानता संबंधी जो समस्याएं उनकी जो चिंता है उसको दूर करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर देने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये सुनिश्चित करने के लिए कि उच्च प्राथमिक के जो छात्र हैं वो कला शिक्षक जो है कला जो शिक्षा है उसमें मानक और क्षमताओं जो है उसको प्राप्त करें, उनके लिए कला जो है उसके पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए, विश्लेषण होगा, निरीक्षण होगा, मूल्यांकन होगा या सृजन होगा। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्राथमिक के छात्र जो कक्षा शिक्षा है उसमें मानक और क्षमताओं को प्राप्त करें, उनके लिए सृजन जो कला होती है ना वो आपकी सबसे ज्यादा बढ़िया होती है। यही तो होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके, वही आपका सृजन हो जाएगा। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा लक्ष्य स्कूली शिक्षा में संख्यात्मकता से जो है वो जुड़ा हुआ है।
तो बच्चे के आंतरिक संसाधन का विकास करना, वयस्कों को रोजगार सक्षम बनाना, जिम्मेदार वयस्क विकसित करना या वयस्क जो है उसको सामाजिक बनाना। तो आप क्या कहेंगे, स्कूली शिक्षा में संख्यात्मकता लक्ष्य का उद्देश्य होता है वयस्कों को रोजगार सक्षम बनाना। तो यहाँ पर ऑप्शन जिम्मेदार वयस्क विकसित करना दे रखा है, यही सही हो जाएगा। एनईपी 2020 में भी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उनके द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक जो ज्ञान था उस पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना पर जोर दिया गया था। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है छात्रों को डैश पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब कक्षा के बाहर पढ़ाएंगे तभी होगा, कोई ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं, कक्षा भी नहीं होगा, प्रयोगशाला तो बिल्कुल नहीं होगा, समुद्र किनारे का तो मतलब कोई सरपैर ही नहीं है, तो बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं ये कथन किसने कहा था, साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर कृष्ण मूर्ति। तो आंसर की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कथन है कि साहित्य वही दर्शाता है जो इतिहास में चित्रित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे, अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनके बारे में ये तो आपको पता ही है कि गीतांजलि 1913 जो है उसमें गीतांजलि जो है उसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। राष्ट्रगान भी इन्होंने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है विमल साधव सोनजी राउत पत्नी श्री राघव राउत जी जो कि महाराष्ट्र की एक अंध आदिवासी महिला और मनरेगा पीड़ित हैं, वो कहती हैं कि मेरे घर में मुझ पर आश्रित बहुत से लोग हैं और अधिकतर दिनों में मुझे काम नहीं मिलता है, कभी कभी लगता है कि आत्महत्या कर लूं। तो ये द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इस समाचार को पढ़ना किसके लिए सबसे उपयोगी होगा, पढ़ने के कौशल को एकीकृत करना, लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत करना, तर्क वितर्क को प्रोत्साहित करना या समाचार पढ़ना। देखिए समाचार पढ़ना तो कोई मतलब ही नहीं है, लैंगिक दृष्टिकोण हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आत्महत्या को लेकर के बात की गई है, तो यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है संचार में प्राप्त श्रव्य जानकारी का उपयोग किसके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो श्रव्य जानकारी का उपयोग जो श्रवण बाधित बच्चा होगा वो भला कैसे कर पाएगा। तो बिना सोचे समझे आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, जो बालक सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम होता है उसे अक्षम कहते हैं ना, कि श्रवण बाधित अक्षम के अंतर्गत रखते हैं, तो वही आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अध्यापन के खोज दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण अधिगम परिणाम इनमें से क्या है। चालाकी है, सुदृढ़ीकरण है या फिर आपका याद रखना या फिर संकल्पनात्मक समझ। तो आप कहेंगे अध्यापक के खोज दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण होता है अधिगम परिणाम, संकल्पनात्मक समझ, ये सारी चीजें देखते हैं, तो आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी भी समय किसी भी स्थान पर किसी भी विषय पर डैश एक उभरता विषय है। ऑनलाइन अधिगम, ई लर्निंग, होम ट्यूशन या दूरस्थ शिक्षण। होम ट्यूशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ई लर्निंग हो सकता है कहीं भी आप बैठ करके, पर यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं। जब हमारे कोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, इसमें शिक्षक या शिशु जो व्यक्ति है सीधे सीधे आप कहिए उसको स्थान विशेष या समय विशेष पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी समय किसी भी स्थान पर जो है वो शिक्षण सामग्री प्राप्त कर सकता है। बाकी ई लर्निंग जो है वो भी अपने आप में सही है, पर मैंने वही कहा ना दूरस्थ शिक्षा के अकॉर्डिंग जो हमारा कोर्स सिलेबस है वो दूरस्थ शिक्षा को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देता है। अगला देखते हैं आपका अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात और अर्जित या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो आप कहेंगे जो अभिप्रेरणा होती है वो आपका जन्मजात होती है और आपकी अर्जित भी होती है। यदि व्यक्ति में जन्म से पाए जा रहे हैं अभिप्रेरणा, जैसे कि आपका भूख हो गया, जैसे कि आपका प्यास हो गया, जैसे कि आपका निद्रा हो गया, जैसे कि आपका विश्राम हो गया, ये सब क्या है, ये तो सब जन्मजात अभिप्रेरक हैं। और अर्जित अभिप्रेरक क्या होते हैं, जो हम बाद में अर्जित करते हैं ना, जैसे हम कह सकते हैं हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट है, रुचि है किसी चीज को लेकर के, तो ये अर्जित अभिप्रेरक में आ जाएगा। जैसे हमारी प्रतिष्ठा है तो हम कहते हैं ना कि इज्जत बहुत प्यारी है, तो ये अर्जित में आ जाएगा। सामाजिकता है तो ये भी सब अर्जित में आ जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो ये सकारात्मक भी होता है, ये नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, सभी के सभी आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। मनोविश्लेषणवाद,
व्यवहारिकतावाद या व्यवहारवाद या संबंधवाद या गेस्टाल्टवाद। तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी जो है इसको कहते हैं, इसके प्रवर्तक कोहलर थे। गेस्टाल्ट जो सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सीखने के जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत हैं उसको जो है वो बढ़ावा दिया था। और किसमें आता है? गेस्टाल्टवादी में आता है, जिसको हम पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है ना उससे जोड़ करके बात करते हैं। अगला कह रहा है कौन से मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का जो है वो यूज किया है? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहास या बार्टलेट करके। तो आपका आंसर एबिंगहास जो है वो सही होगा। इन्होंने निरर्थक शब्दों का प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, ऐसा इन्होंने कहा था। सीखने के नियम किसने दिए थे? आप सभी जानते हैं सीखने के नियम या अधिगम के नियम जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और साथ ही साथ इन्होंने किस पर जो है अपना प्रयोग किया था? तो बिल्ली के व्यवहार और अधिगम की प्रक्रिया पर प्रयोग किया था। आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव इन्हीं के अकॉर्डिंग पड़ी थी। और इन्होंने 3 नियम भी दिए थे, एक आपका तत्परता का नियम, एक आपका प्रभाव का नियम, एक आपका अभ्यास का नियम। बाकी गौड़ नियम भी दिए थे अलग से जो हम पढ़ चुके हैं। सीखना जो है वो है क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। बस पहला ही ऑप्शन सबसे अच्छा मिल गया, तो मुझे नहीं लगता किसी और ऑप्शन के साथ जाएंगे। अनुभव और अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। वैसे सभी ऑप्शन भी दे रखा है, तो आपका जब सभी दे रखा है तो बाकी ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी ऑप्शन सही भी आपको लग रहे हैं कि अनुभव द्वारा अभ्यास का परिणाम भी होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, तो उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या अनुवांशिकता। तो शरीर में वृद्धि हो रही है उसको अभिवृद्धि कहते हैं, तो सोचना ही नहीं है। इसी को अभिवृद्धि को हम ग्रोथ कहते हैं, GROWTH। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। चिंतन संज्ञानात्मक जो पक्ष है उसमें एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसने दिया था? डीवी, किलफोर्ड, क्रूज या रॉस के द्वारा। तो ये जो है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक जो क्रिया है, रॉस का कथन है। डी वाला ऑप्शन रॉस वाला यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, बाल मनोविज्ञान जो है उसके आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे, कुछ बच्चे एक विशिष्ट, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट। तो आप जानते हैं प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? अच्छा शिक्षक होता है, बालक होता है, शिक्षक प्रक्रिया या फिर विद्यालय। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक शेयर भी करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अभी तक जितने भी आप सेट हम कराते जा रहे हैं सबकी पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। तो वहां से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको आंसर भी मिल जाएंगे, विद आंसर जो है आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। आंसर बात करते हैं, बालक सही हो जाएगा कि जो बाल मनोविज्ञान है उसका मेन केंद्र बिंदु बालक जो है वो होता है। उसके इर्द गिर्द ही तो सारी अधिगम की प्रक्रिया चलती है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि इनमें से कौन सी है? मॉन्टेसरी है, खेल है, किंडरगार्टन है या सभी? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं। और यदि कोई प्रश्न हो, जितनी भी सारी चीजें आपने पढ़ी, तो वीडियो के मेन कमेंट में आप जो है वो प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, सभी को जय हिंद।